ऐसे पूज्य संतजन सुग्रीव किलाधीश जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, सिद्ध समाई गुफा आगरा से पधारे पूज्य स्वामी ब्रह्मचारी दासलाल जी, मंचस्थ हमारे सभी पूज्य संतजन, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या से पधारे महंत सुरेश दास जी महाराज, कटक उड़ीसा से पधारे महंत शिवनाथ जी महाराज, अयोध्या धाम से ही पधारे महंत राममिलन दास जी महाराज, श्री सतवा बाबा आश्रम काशी से पधारे महामंडलेश्वर महंत संतोष दास जी महाराज, भेड़भंजन अहमदाबाद से पधारे महंत कमलनाथ जी महाराज, महाराष्ट्र से पधारे महंत योगी विलासनाथ जी महाराज, कर्नाटक से पधारे योगी भयंकरनाथ जी महाराज, महंत रविंद्र दास जी महाराज, और आज के इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में जिन्होंने अपनी प्रस्तावना के माध्यम से इसकी भूमिका यहाँ पर प्रस्तुत की थी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सदानंद गुप्ता जी, इस उद्घाटन सत्र की प्रथम संगोष्ठी में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े भी उनके अध्यक्षगण, प्रबंध समिति के पदाधिकारीगण, प्रधानाचार्य और शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, यह वर्ष युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की 55वीं पुण्यतिथि का और मेरे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज की 10वीं पुण्यतिथि का यह पावन पर्व है। और जैसा कि गोरक्षपीठ की परंपरा है कि अपने आचार्यों की इस परंपरा के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए प्रतिवर्ष उनके पावन पुण्यतिथि के अवसर पर उन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के, जिनको लेकर के उन्होंने जीवन जिया था, जिन मूल्यों के लिए, जिन आदर्शों के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगाया था, उन समसामयिक विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण संगोष्ठी स्मृति व्याख्यानमाला के माध्यम से होती है। साप्ताहिक पुण्यतिथि के कार्यक्रम का प्रथम सत्र इस प्रकार की स्मृति व्याख्यानमाला के माध्यम से और द्वितीय सत्र में धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से ये साप्ताहिक कार्यक्रम निरंतर आगे बढ़ता है। मैं आभारी हूं राज्यसभा के माननीय उपसभापति जी का, जिन्होंने आयोजन समिति की ओर से आज के प्रथम सत्र में समारोह के शुभारंभ के लिए आपने मुख्य आतिथ्य के रूप में आकर के अपना महत्वपूर्ण जो उद्बोधन था, इस विषय को लेकर के उस पर आपने यहाँ पर अपना मार्गदर्शन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध संस्थाओं के साथ साथ यहाँ पर उपस्थित लोकतंत्र के प्रति आग्रही सभी सुधीजनों को यहाँ पर दिया है। वास्तव में गुलामी की मानसिकता
आज भी इस कदर हम पर हावी हो गई है कि हम ये भूल ही गए कि नहीं, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता, सबसे प्राचीन संस्कृति अगर भारतीय संस्कृति है तो इसलिए है क्योंकि जब दुनिया में सभ्यता नहीं थी, संस्कृति नहीं थी, मानवीय जीवन मूल्यों के प्रति लोगों के मन में किसी प्रकार का कोई आग्रह नहीं था, तब भारत के अंदर सभ्यता अपने चरम उत्कर्ष पर थी। लेकिन उसका उद्देश्य किसी पर शासन करना नहीं था, किसी का स्वत्व जबरन हरण करने का नहीं रहा, बल्कि उसका उद्देश्य एक ही था, जो हमारा वैदिक उद्घोष करता है, जो हमारे वेद कहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। अगर इसका नया रूप दे सकते हैं, जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि सबका साथ और सबका विकास, जिसको हमारी ऋषि परंपरा ने कहा कि जियो और जीने दो, ये जियो और जीने दो, यही सच्चा लोकतंत्र है और ये भारत ने दिया है, किसी और ने नहीं दिया है। याद करिए, प्राचीन काल में अगर राजा निरंकुश होता था तो वहां की गण परिषद निरंकुश राजा को, या राजा दुराचारी होता था, अत्याचारी हो जाता था, उसकी निरंकुशता को, उसके दुराचार की सजा देने के लिए उसे सत्ता से च्युत करने का अधिकार रखती थी। ये प्राचीन काल से हर एक कालखंड में देखने को मिला है। ये भारत की परंपरा इस रूप में चली है और वह वैदिक कालखंड रहा हो, रामायण का कालखंड रहा हो, या उसके उपरांत हम महाभारत कालीन समय में भी देखते हैं। अनेक ऐसे उदाहरण हैं हमारे सामने जो लोकतंत्र के प्रति, यानी लोकतंत्र की परिभाषा भले ही अमेरिका से आई होगी, इब्राहिम लिंकन ने जरूर दिया होगा कि लोकतंत्र क्या है, कि जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए। सबसे छोटी परिभाषा यह लोकतंत्र की है, लेकिन सही मायने में इस प्रकार के शासन की व्यवस्था को देखना था तो यह प्राचीन काल से, वैदिक कालखंड से लेकर के अर्वाचीन काल तक यह भारत के अंदर हम सबको देखने को मिलता है। जनता की आवाज को सर्वोपरि रखना, जनता के महत्व को सर्वोपरि रखना। यहां पर आज के हमारे इस सत्र के मुख्य अतिथि महोदय ने अपने उद्बोधन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया कि एक राजा का दायित्व क्या है, प्रजा का सुख ही राजा का दायित्व है। आचार्य चाणक्य ने इस बात के लिए तत्कालीन सत्ता को आग्रही बनाया था। भीष्म पितामह ने जब युधिष्ठिर को राजा के बारे में उनके कर्तव्यों का एहसास कराया तो भी यही इसी बात का एहसास कराया। और उससे पहले भी अगर आप रामायण कालखंड में जाकर के देखेंगे तो भगवान राम ने भी अक्सरशः जनता की आवाज को ही महत्व दिया। यह लगातार चलता रहा और आज भी भारत ने इस बात का उल्लेख किया। भगवान कृष्ण ने कभी अपने को राजा नहीं कहा, उनकी एक गण परिषद थी। उस गण परिषद में जो उम्र में सबसे वरिष्ठ थे वो उसके प्रमुख के रूप में काम करते थे और फिर वह उसके अनुसार अपना
व्यवहार करते थे, आम जनमानस की वहां सुनवाई होती थी। याद करिए, जब द्वारिका में अंतर्द्वंद प्रारंभ हुआ, अंतर्द्वंद के बाद वह दृश्य भगवान कृष्ण के सामने ही घटित होता है, जब आपस में ही गण परिषद से जुड़े हुए सभी सदस्य एक दूसरे से लड़ते हैं और मर मिटते हैं। भगवान कृष्ण ने उस दृश्य को देखा कि उसी में उनका पुत्र भी है, उन्हीं में उनके सगे संबंधी भी हैं। और जब उन्होंने अपने पुत्र को अंतिम जल दिया तो उनकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन उन्होंने पूछा, वो बड़ा असहाय स्थिति में था। तो कृष्ण ने एक ही बात कही, उन्होंने कहा कि राज्य के नियम प्रत्येक नागरिक पर समान रूप से लागू होते हैं, ये केवल जनता पर थोपने के लिए नहीं होते हैं। अगर एक कानून जनता के लिए बना है तो जनता पर शासन करने वाले लोगों पर भी यही कानून लागू होते हैं। और तुमने इस नियम को नहीं माना, इसलिए इस प्रकार की दुर्गति के शिकार हो रहे हो। यह आज से 5000 वर्ष पहले अपनी गण परिषद से जुड़े हुए उन सदस्यों के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं जो इसकी दुर्गति के शिकार हुए। और उसके उपरांत भी अलग अलग कालखंड में चीजें देखने को मिले। आपने देखा होगा, भारत के अंदर जब हम गणतंत्र की ही बात करते हैं तो इससे बड़ा उदाहरण और क्या होगा। जब दुनिया में कोई सभ्यता और संस्कृति नाम की कोई चीज नहीं थी, तब भारत के अंदर इस प्रकार के गण परिषद थी। वैशाली उसका एक उदाहरण था। अत्यंत प्राचीन थे, पूरी व्यवस्था जनता के हितों के लिए समर्पित थी। उनकी राय को, उनके सुझाव को सर्वोपरि रखा जाता था। और एक समृद्ध परंपरा जब अपनी विरासत को सजो करके नहीं रख सकती तो उसके सामने उसी प्रकार की भयावह स्थिति पैदा होती है जैसे गुलामी के कालखंड में हम सबको देखने को मिला। हम सबको अपनी प्राचीन उस स्थिति को एक बार फिर से अवलोकन करने की आवश्यकता है। आज भारत जिस दिशा में आगे बढ़ा है, एक सकारात्मक पहल है। भारत आज दुनिया के अंदर तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और हम सबको भारत के इस लोकतंत्र पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र तभी तक रहेगा जब तक हर व्यक्ति लोकतंत्र के इस मूल्यों को सुरक्षित रखने के लिए, उन्हें संरक्षित रखने के लिए उतनी ही पवित्र भावना के साथ अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को एक ओर रख करके लोकतंत्र को जो जाति के आधार पर नहीं, किसी मत और संप्रदाय के आधार पर नहीं, बल्कि भारत के संविधान के प्रति सर्वोच्च सम्मान रखते हुए, जिस संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी, हम सबको आगे बढ़ने की, स्वतंत्र भारत में एक नया अवसर दिया। हम सब अगर आज के दिन पर उस संविधान के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए आगे बढ़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र और भी मजबूत होगा और भी पुष्ट होगा। और यह हम सब भारतवासियों का दायित्व बनता है। आज के इस अवसर पर इस विषय पर अपने आधिकारिक वक्तव्य के माध्यम से मुख्य अतिथि महोदय ने, माननीय श्री हरिवंश नारायण जी ने बहुत प्रभावी तरीके से अपनी बात को यहां पर रखा। मैं उनका हृदय से इस अवसर पर आभार व्यक्त करता हूं। आयोजन समिति की ओर से उन्हें हृदय से साधुवाद देता हूं। मैं इस अवसर पर आभार व्यक्त करूंगा पूज्य संतों का, जिसमें
सवाई गुफा सिद्ध सवाई गुफा आगरा से पधारे ब्रह्मचारी दालस लाल जी महाराज और अयोध्या धाम से पधारे जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी विश्वेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज का महत्वपूर्ण उद्बोधन हम सबको आज यहां पर प्राप्त हुआ। अन्य पूज्य संतों का जिनका सानिध्य यहां पर अलग अलग सत्रों में गोरखपुर वासियों को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद से संबद्ध संस्थाओं को प्राप्त होगा, उन सबको भी मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मैं धन्यवाद देता हूं इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी प्रस्तावना रखने वाले दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व आचार्य और हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सदानंद गुप्त जी को, जिन्होंने अपनी प्रस्ताविकी के माध्यम से इस महत्वपूर्ण विषय की भूमिका को स्पष्ट करने का कार्य किया है। एक बार फिर से मैं अपने सभी सम्मानित अतिथियों को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आचार्य द्वय ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज, ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ जी महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आप बैठे रहेंगे। तो सीएम योगी को आप सुन रहे थे। पुण्यतिथि के अवसर पर सम्मेलन हुआ और सीएम योगी ने ये तमाम बातें कही हैं जिसमें भारत की संस्कृति दुनिया में सबसे प्राचीन है। सीएम योगी ने कहा इसके अलावा हमारी परंपरा जियो और जीने दो की है। गुलामी की मानसिकता हम पर प्रसाद की व्यवस्था है। हावी गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना बेहद जरूरी है और प्रसाद ग्रहण करने के उपरांत ही अपने गंतव्य को जाएंगे। बहुत